हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अपने स्टूडेंट से मिलाता हूँ, शिवांगी से, जो बताएगा आपको कि नीट के लिए अभी किस तरह से तैयारी करना चाहिए, है ना। हर सब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे कि हाँ मतलब उसका तैयारी आपका किस तरह से अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो हाँ शिवांगी, तो बताओ कि तुम्हारा जो सब्जेक्ट में मार्क्स था वो कैसे कैसे था। तो सर फिजिक्स में तो 162 थे, केमिस्ट्री में 175 थे और ओवरऑल 652। हाँ, तो अभी जैसे कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि लोग टेस्ट देता है तो किस फ्रीक्वेंसी में देना है ना, तो वो भी किस तरह से टेस्ट को लिखे जो भी स्टार्ट कर रहा है नीट के लिए। और सर मतलब अभी जिन्होंने जस्ट नीट के लिए स्टार्ट किया है तो टेस्ट तो मैं ये कहूँगी कि जो मतलब कहीं ना कहीं तो वो कर रखा हुआ एनरोल एलन आकाश इनरोल तो कर लेता है लेकिन वो देने से डरता है ना। नहीं सर, टेस्ट देने चाहिए क्योंकि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ। जैसे कोई टेस्ट आ रहा है तो तो कोई टेस्ट आ रहा है तो उसमें अगर 6-7 चैप्टर्स हैं तो सारे, तो अगर उनमें से अगर हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ 2 भी हो पाए हैं तो वो भी मतलब बहुत अच्छे से हो जाने चाहिए, ताकि जब कभी बाद में कैसा होता है कि जनरली जो टेस्ट सीरीज का पैटर्न होता है वो पहले थोड़े थोड़े यूनिट्स लेते हैं, फिर पिछले 3-4 टेस्ट के मेजर टेस्ट लेता है उसको, वो मिला के फिर उसका एक एग्जाम होता है। तो मतलब जितने हो रहे हैं वो अच्छे से कर लेना चाहिए। और तो बाकी टेस्ट अटेम्प्ट इसे स्टार्टिंग में डर होता है स्टूडेंट को कि कम मार्क्स आ जाएंगे, तो जैसे कि तुम अभी स्टार्ट की थी है ना, तो स्टार्टिंग में कैसे कैसे तुम्हारा मार्क्स इंक्रीज किया, वो इंक्रीजिंग या होता है लीनियर ग्राफ, या फिर वो बाद में जाके ज्यादा इंक्रीज किया होता है ना, नॉन लीनियर। हाँ सर, मेरे केस में तो थोड़ा नॉन लीनियर ही था। मतलब शुरू में तो मुझे बहुत ज्यादा मतलब ऐसा होता था कि पढ़ाई मैं कर लेती थी बहुत अच्छे से। मतलब हाँ, 2-3 चैप्टर्स तो मेरे भी छूटते थे क्योंकि कई बार क्या होता था सिर्फ 2 हफ्तों में एक टेस्ट और मतलब उसका भी सिलेबस इतना सारा। लेकिन फिर मेरी मेन प्रॉब्लम ये हो रही थी, मेरा ना पेपर छूट रहा था। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है फिजिक्स में, केमिस्ट्री उसमें तो थोड़ा, फिजिक्स में तो देख रहे थे तुम्हारा थोड़ा कभी कम आ रहा था स्टार्टिंग में, है ना, जैसे 40-50 तक भी गया है। 40-50 तक भी गया है। हाँ, वो तो मेरे पास था ना, तो 40-50 वो स्टार्टिंग में उस समय तुमने मतलब कैसे उसको फिर धीरे धीरे करके तुम अपने तरफ से क्या क्या किए सर? जैसे अच्छे करने फिर मतलब जैसे आपने भी कहा था फिर कि उसके बाद कम से कम ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम्हारे 40-50 आए और मतलब तुम्हें मतलब तुम ठीक से टाइम मैनेज करना सीखो। जैसे तुम क्वेश्चंस में उलझो मत कि जैसे किसी भी क्वेश्चन को एकदम पकड़ के बैठ गए, ईगो पे ले लिया वगैरह कि ये चैप्टर तुम्हें करके आई हूँ। तो ये तो होना ही चाहिए। वन राउंड में मतलब पहले आप पूरा क्वेश्चन एक बार पहले सारे क्वेश्चन एक बार देख लिए, फिर उसके बाद मैंने मतलब जो हो सकता है उसको कर लीजिए, कहने का मतलब है कि मतलब। और फिर मैं ऐसा टारगेट लेके चलती थी 45 क्वेश्चन है तो एटलीस्ट मैं क्या करती थी, फटाफट पहले तो स्कैनिंग करती थी इजी क्वेश्चन वगैरह, मैंने ऐसे डॉट मार लिए कि मेरे दिमाग में आता था कि 45 में से एटलीस्ट 25 तो मैं मार्क कर ही लूँ कि मतलब 25 फिर उस हिसाब से मतलब 100 या उससे थोड़ा ऊपर या हल्का सा ऊपर या नीचे भी हो तो बहुत ज्यादा नीचे ना हो करके मेरे दिमाग में होता था। तो उस हिसाब से मैं मार्क कर लेती थी कि पहले मैं ये वाले अटेम्प्ट करूंगी जो मतलब 25 में पहले मार्क करके रखती थी, फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे करके बढ़ती थी उसको। जैसे मान लो फिजिक्स में है ना, या बायो, तो स्टार्टिंग जैसे स्टार्टिंग से जो तुम पैटर्न अपनाए, जैसे मान लो कोई सब्जेक्ट अटेम्प्ट किए तो कौन सा, जैसे बायो, केमिस्ट्री या फिजिक्स? टेस्ट के लिए बता रहे हैं। बायो पहले करती थी मैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में मतलब हमेशा मेरा जैसे शुरू में तो मैं पहले भाई बहुत ज्यादा पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करती थी, बहुत टाइम देती थी उसमें अच्छे से। बायो केमिस्ट्री में की वहाँ इसमें तो फिजिक्स में मेरे पास टाइम नहीं रह जाता था, भाई जो टाइम इशू हो रहा था शुरू में तो होता ही है, कैलकुलेशन बहुत सारा होता है ना, तो स्टूडेंट को लगता है कि अब कैलकुलेशन ही नहीं हो रहा है, फिर धीरे धीरे करके सीखते भी हैं। जैसे स्क्वायर रूट सब वो सब बताए थे कि रूट में आपको बार बार ये कैलकुलेट चाहिए, आप देख लो कैलकुलेट कितना क्या है, तो इस तरह से वो फिर टेस्ट के साथ आता है ना। तो फिर उसमें जैसे कि धीरे धीरे करके आपका इम्प्रूवमेंट होता गया तुम्हारा, है ना। ठीक है, तो फिजिक्स में अभी तुम्हारा क्या क्या सोर्स होना चाहिए, मतलब सिर्फ स्टडी के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या क्या तुमने मतलब सोर्स रखा था? सर सोर्सेज लिमिटेड होने चाहिए मुझे ऐसा, ताकि आप मतलब जब एंड में भी रिवीजन वगैरह का भी काफी कम ही टाइम होता है, मतलब सिलेबस ज्यादा है टाइम कम है। नीट की प्रॉब्लम मुझे तो ये लगी बहुत। तो फिर मतलब एलन मैंने सॉल्व किया था, मैंने उसके इंडेक्स क्वेश्चंस, पीछे के जो क्वेश्चंस थे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी होते थे, और ये तो थे ही फिर पैकेज का, फिर और ये था कि मतलब जो मुझे डाउट्स आ भी रहे होते थे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी कि हम छोड़ के जा रहे हैं कि बाद में देखेंगे बाद में देखेंगे।
डाउट्स पाइल अप होता रहता है, फिर याद भी नहीं रहता, फिर तुम बार बार छोड़ते रहते हो। जैसे अभी मैं सॉल्व करी, मैंने अभी छोड़ दिया कि मुझे आलस आ रहा है, फिर दूसरे चैप्टर में इंगेज हो जाते हैं, फिर उसके कॉन्सेप्ट के अंदर घुसे हुए रहते हैं, फिर मन नहीं करता है पीछे जा करके ये करना है, हिम्मत नहीं लगता है यार पता नहीं कि उसका और भी बहुत कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो भी डाउट होता है। हाँ, वो नहीं करना चाहिए। वो आपको साथ में डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए बिल्कुल। और उसके साथ फिर मतलब मेरा तो ये भी था कि एक कॉपी होती थी मेरे पास, उसमें जो क्वेश्चन मतलब मुझे ऐसा लगता था ना कि कुछ क्वेश्चंस के स्पेशल ट्रिक्स होते हैं ना, कि मतलब हाँ ये इस टाइप के टिपिकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ सकते हैं और ये मुझसे बनते नहीं है, तो वो मेरी कॉपी में लिखे हुए होते थे। फिर तो डाउट्स तो मैं सॉल्व करवा ही लेती थी, मतलब कोई भी चैप्टर सॉल्व करके आपके पास लेके आ जाती थी मैं कि सर ये बता दो। फिर तो मतलब ये था कि क्वेश्चंस में पेंडिंग नहीं रखती थी और मैंने एक ही बुक को मल्टीपल टाइम सॉल्व किया। फिर थ्योरी में मतलब उसी पैकेज को सॉल्व किया वो टाइम्स, है ना। उसके बाद तुम्हारा एनसीईआरटी से कुछ थ्योरी इम्पोर्टेंट है। थ्योरी के लिए आप मतलब क्या होता है कि स्टार्टिंग में आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते जाओ, कॉन्सेप्ट बताए उसको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते जाओ, लास्ट में आप थ्योरी पढ़ोगे तो आपको थ्योरी भी अच्छे समझ में एनसीईआरटी आएगा। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है ना। लास्ट टाइम में आप जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि कौन कौन सा चैप्टर तुमने थ्योरी पढ़ी सर? जैसे मैंने जिनकी मुझे लगता है कि वैसे भी पढ़नी चाहिए। हाँ, अच्छे चैप्टर्स उनके थ्योरी में भी एनसीईआरटी में ठीक दिया है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेव ऑप्टिक्स हो गया, फिर सेमीकंडक्टर्स में ना वो फोटो डायोड, एलईडी वगैरह, फोटो एलईडी का वो जो थ्योरी पूरा का पूरा वो थ्योरी। फिर मैंने हल्के से वो वाले भी पढ़े थे, हाँ मतलब करंट, इलेक्ट्रोस्टैट्स वगैरह हल्के से ये सारे पढ़ लिए थे। तो मतलब 12th का तो क्या होता कि जो बोर्ड्स भी थे ना मेरे, 12 एप्लीकेशन बेस्ड, उसके लिए बहुत पढ़ लिए थे। और बाकी तो क्योंकि मेरे टाइम में जो पेपर भी था उसमें मैंने नोटिस किया था कि थ्योरी पढ़ने का बहुत फायदा हुआ था, कि मतलब उसमें थ्योरी में अगर आपको फिर ऐसा रिग्रेट भी नहीं होना चाहिए ना कि यार ये तो थ्योरी का क्वेश्चन था, अगर मैं थोड़ा सा भी देख लेता तो ये तो मुझसे सीधा सीधा बन रहा था, कैलकुलेशन तो थी वो तो है। और ये मतलब और केमिस्ट्री के लिए तुम क्या देते? सर केमिस्ट्री में भी मैंने एलन का पैकेज सॉल्व किया था पूरा, और मतलब मैंने सारे किए थे, इनऑर्गेनिक तक की थी मैंने, मतलब उसमें और हर एक जैसे केमिस्ट्री में 3 ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो ऑर्गेनिक में तो मेरा ऐसा था कि मैंने एनसीईआरटी प्लस इसकी भी थ्योरी पढ़ी थी एलन की। हाँ, क्योंकि एलन में कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे दे रखे थे। कैसे मतलब उतना कम टाइम में मतलब अप्रोच कैसे था उसको पढ़ने का? अप्रोच सर ऐसा था कि पहले मतलब ताकि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, पहले टेस्ट सीरीज के लिए तो सबसे पहले एनसीईआरटी तो है ही, मतलब एनसीईआरटी ऑर्गेनिक। तो वो तो फिर मैंने पढ़ ही ली थी। फिर मेरे टेस्ट में भी कम नंबर आते थे उसकी वजह से कई बार, क्योंकि जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह भी ऑर्गेनिक के थोड़े हाई फाई होते हैं ना क्वेश्चंस, लेकिन फिर मैं उसी से सीखती थी। फिर मुझे लगता था कि मैंने एक पैटर्न नोट कर लिया था, अच्छा जब भी ऑर्गेनिक का एग्जाम होता है तो इन टॉपिक से तो आता ही है बहुत ज्यादा स्पेशल, पैटर्न बन गया मेरे दिमाग में। तो जिससे कि जो एलन की किताबों में इतनी बड़ी ऑर्गेनिक की थ्योरी दे रखी है तो मुझे सब पे टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ा था। सेम इनऑर्गेनिक के लिए भी किया था मैंने, मतलब कुछ जो चीजें थी ना वो बार बार आ रही थी एलन के पेपर में, जैसे कुछ ऑर्गेनिक। इसलिए टेस्ट पेपर ज्यादा लिखना चाहिए, इस चीज का बिल्कुल वो नहीं होना चाहिए आपको पेपर लिखते हुए कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे आ ही नहीं रहा, मतलब क्या फायदा हुआ पेपर लिखने का। सीखते चले जाओ, पैटर्न नोट करते जाओ। आप लो से स्टार्ट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे 40-50 स्टार्टिंग में है, लेकिन गई तो तुम फिजिक्स में 162 ना, तो धीरे धीरे करके वो पता चल जाता है। जैसे फिजिक्स में भी बहुत सारा क्वेश्चन करते करते लास्ट 1 से 2 मंथ में इतना क्वेश्चन हो जाता है कि स्टूडेंट को समझ में आता है, आधा करने समय होता है क्वेश्चन के बाद क्या होगा, है ना। तो मतलब वो पेपर तो देना ही देना चाहिए। पेपर तो देना चाहिए सर, नंबर तो मेरे भी बहुत ही खराब आते थे, मतलब आपको तो याद होगा सर 500 भी क्रॉस नहीं किए था मैंने कम से कम जनवरी तक। तो पापा ने कॉल करते थे बताते थे कि यार ऐसा कैसे होगा, 600 का पार नहीं हो रहा है तो 600 पार तो करना होगा सर। मुझे हो जाएगा, सब हो जाएगा, मतलब ठीक है। अभी पहले भी ऐसा हुआ है स्टूडेंट के साथ और उसका हुआ है ना। अच्छा, बायो के लिए मैं अच्छा केमिस्ट्री के लिए इनऑर्गेनिक के लिए क्या करना चाहिए? इनऑर्गेनिक में भी सर, इनऑर्गेनिक में तो एनसीईआरटी और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। फिर मैंने जो रिएक्शंस वगैरह थे ना, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और इन सब के जो रिएक्शन, मतलब मैंने इनका क्या किया था कि एक पेपर पे लिखा था और
मेरे रूम की वॉल्स पे पेस्ट किया था, आते जाते बस दिखते रहे। हाँ, और मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कलर्स से ज्यादा अच्छा याद होता है, तो मैंने जो वॉल्स पे लगाए थे तो उसमें सपोजिंग किसी रिएक्शन में कोई पीपीटी बन रही है और वो पीपीटी है ग्रीन कलर की, तो मैंने ग्रीन कलर का पेन यूज कर लिया ताकि मतलब अगर मैं कभी पढ़ भी रही हूँ अपने रूम में, तो बहुत ज्यादा नींद आ रही है, हल्का सा ऐसे इधर उधर आंखें चली जाती है ना, तो दीवार पे नजर गई, तो दीवार पे बड़ा बड़ा दिख रहा है कि मतलब अच्छा ये वाली फलाना पीपीटी होती है, ग्रीन से मैंने लिखा है, तो वो दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में छपता जाता है। वो फिर एक फिगर के थ्रू ये कर सकते हैं। फिर इनऑर्गेनिक सिर्फ ये रखी थी, एनसीईआरटी रखा था, और वही मतलब हल्का जो पेपरों के थ्रू जो आता था, फिर उसको उस टॉपिक को पढ़ती। हाँ, टॉपिक को पढ़ती। जैसे सर पी ब्लॉक में बहुत सारे टॉपिक्स जो एलन के मुझे लगे बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, और मतलब वो भी था कि मतलब वो वैसे भी इम्पोर्टेंट, जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स एक टॉपिक है, सॉरी इनऑर्गेनिक एसिड्स, H2SO4 वगैरह का स्ट्रक्चर और ये सब, तो हाँ HNO3 का स्ट्रक्चर, ये कई बार केमिकल बॉन्डिंग भी एक चैप्टर है इनऑर्गेनिक में, तो हाँ, तो इन सब में हेल्प लेनी पड़ेगी एलन की किताबों की, क्योंकि मतलब एलन के जो भी फिर वो टेस्ट आप देते थे समझ ही जाओगे कि क्या वीकनेस है, हम कहाँ पे कौन सा टॉपिक बहुत ज्यादा आ रहा है, फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है आपसे पेपरों में। तो कुछ तुमने केमिकल बॉन्डिंग कर ली, ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक में बी ब्लॉक, पी ब्लॉक और हल्का सा एस ब्लॉक। हाँ, और कुछ और एक्स्ट्रा पड़ी कुछ इनऑर्गेनिक में? नहीं सर। फिजिकल के लिए क्या किए? फिजिकल के लिए सर क्वेश्चंस लगाए थे मैंने, तो बुक के पीछे भी बहुत सारे। थ्योरी एलन के? हाँ, थ्योरी मैंने हल्की सी पढ़ी थी सर, जैसे वो इस बार भी आया है, वो मतलब जो जिन बच्चों ने 21 का पेपर दिया है, शायद जो सॉलिड स्टेट में जो वो था ना, कुछ एक सॉलिड स्टेट में एक टेबल से भी कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो फिर वो वाली टेबल मैंने की। अच्छा, वो क्या करते हैं फिजिकल के लिए? हाँ, कौन से चैप्टर? तो सॉलिड स्टेट। अच्छा, सॉलिड स्टेट। अच्छा, टेबल वाला वो क्या, A B C = B अल्फा गामा बीटा, तो सर ये सारी चीजें ना पेपरों से ही आती है, मतलब मैंने एनसीईआरटी का जो टेबल बना हुआ है। हाँ, ये चीज ऐसा नहीं था कि मतलब बिल्कुल अचानक से पेपर में आ गई हो। अगर किसी ने बहुत सारे पेपर्स दिए हैं, कोई से भी पेपर्स, बहुत सारे आप बेसिकली पेपर दे रहे चैप्टर के, तो ये कई बार इस चैप्टर से जब भी पेपर बना है तो कई बार ये क्वेश्चन आया है। तो फिर मतलब बस ये है कि जब आपको साइंस मिल रहे हो ना पेपर से, कि मतलब इस टॉपिक से बार बार, ठीक है पहली बार में आपको नहीं आया क्योंकि आप बिल्कुल ही मतलब अनअवेयर थे कि अच्छा इस चैप्टर को इस एस्पेक्ट से भी पढ़ना था, लेकिन जब आपको बार बार दिखे तो इग्नोर नहीं करना चाहिए। बस ये एक टिप है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। बायो में भी तुम कैसे, जैसे कि स्टूडेंट का क्या होता है ना, स्टार्टिंग उसमें भी कम नंबर आता है, लोग एनसीईआरटी तो पढ़ते हैं, है ना, लेकिन उसको पढ़ने के बाद उसको लगता है क्या कि नहीं ये सफिशिएंट नहीं है, फिर वो भटक जाता है। कहने का मतलब है फिर वो दूसरा सोर्स को खोजता है, फिर उसको पढ़ता है ना, कहीं अगर उसको प्रॉब्लम होता है तो एक एनसीईआरटी को किस तरह से पढ़ना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट बात है। सर मतलब मुझे तो ये लगता है एनसीईआरटी को ही मतलब मल्टीपल टाइम्स जो आप पढ़ रहे हो उसमें भी अगर ऐसा कभी लगे ना कि जैसे ये वाली लाइन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी लाइन में मतलब बिल्कुल कई बार क्या होता है कि मतलब लाइनों के बीच में से थोड़ा ऐसे हिडन मीनिंग सी होती है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये शायद ये कहना चाहते हैं, तो एक लाइन जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने तो अपनी बुक में जो साइड में व्हाइट स्पेस दिया होता है ना टेक्स्ट, उसमें मैंने बहुत कुछ लिखा था, स्टिकी नोट्स वगैरह भी लगाए थे। और डायग्राम सर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कई बार क्या होता है कि डायग्राम का जो नीचे लिखा हुआ होता है ना उसकी डिस्क्रिप्शन, उससे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कई बार मैं जब टेस्ट पेपर्स लिखती थी तो फिर वहाँ पे बायो में कम नंबर आते थे जब, तो मुझे लगता था यार क्या है, तो आउट ऑफ एनसीईआरटी सब दे रखा है, लेकिन फिर जब मैं पन्ने पलटती थी उसके तो वो लाइन होती थी और वो लाइन मैंने अंडरलाइन भी कर रखी होती थी, लेकिन फिर मुझे लगता हाँ, लेकिन फिर मुझे तो मतलब यही है कि मतलब आप जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ोगे ना आपको उतनी बार कोई ना कोई ऐसा लगेगा यार ये लाइन, हाँ कि ये लाइन तो मतलब ऐसे यार ये लाइन मैंने पढ़ी थी, ये लाइन मुझे याद क्यों नहीं आई फिर। अच्छा, हाँ, उसको रिपीट बार बार कितना बार रिपीट की होगी लगभग? सर मैंने तो 7-8 बार पढ़ी है, या शायद उससे भी ज्यादा मैं पढ़ी हूँ, मैंने काफी बार पढ़ी है। एनसीईआरटी में क्या होता है ना, लोग मतलब उसको पूछो तो बोलता है कि नहीं सर बाहर से ज्यादा क्वेश्चन था, है ना, इसलिए इतना कम नंबर आया, 200-250, हालांकि बाद में लाता है कि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है, फिर वो फिर भटकता है, उसको लगता है नहीं एनसीईआरटी से बाहर से आ रहा है। मेन फोकस तो हमारा मेन नीट का एग्जाम ही है ना, उसमें भी अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि मतलब बाहर के क्या टॉपिक, जैसे क्या टॉपिक हो सकता है, नीट के जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उसमें जैसे 2019 से पहले जो पेपर्स थे उसमें हल्के से आए थे बाहर से, तो उसमें भी सर
अगर आपको लगता है कि कुछ बाहर से करना ही है तो मैंने तो जो मतलब बहुत पहले के भी नहीं लेने, क्योंकि बहुत पहले तो क्या था मेरे ख्याल से शायद 2008 से 8-9 तक तो ये था कि मतलब कोई सिलेबस ही डिफाइन नहीं था। हाँ, बायो का कुछ भी कुछ भी था, ये कुछ सॉलिड स्टेट का भी फिजिक्स में घुसा दिया, उसने पूछ लिया, ऐसा होता था। तो फिर मतलब उस तो तब तो कुछ भी था, तो उतने पुराने भी नहीं, लेकिन उसके बाद हल्के हल्के से जो बाहर से आते हैं तो वो टॉपिक जैसे कुछ क्योटो प्रोटोकॉल एक बायो का मुझे क्वेश्चन लगा था 2016 में भी आया था वो, और 15 में भी शायद, मतलब 2-3 साल तो रिपीट हुआ था। तो मुझे समझ आ गया अच्छा ये जो प्रोटोकॉल्स है जो एनवायरमेंट वाले चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज करके कुछ दिया हुआ है, वो समझ आ रहा था उस चैप्टर में, तो वो फिर मैंने देख लिया कि हाँ ये मतलब समझ आ गया, इस वाले चैप्टर में हल्का से बाहर देखना है, कुछ चैप्टर्स में हल्का से बाहर देखना है। चैप्टर अगर बताओ तो कौन कौन से चैप्टर होना चाहिए, हाँ चलो ठीक है देख लेते हैं। हाँ, टॉपिक ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जैसे ये आपका एनवायरमेंट वाला चैप्टर हल्का सा बाहर से बस देखना है कि मतलब ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो गया, फिर कुछ उससे भी आया था वाइल्ड लाइफ, ये वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क्स और ये सब, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस थे कि कौन सा जानवर कहाँ पाया जाता है वगैरह। एनसीईआरटी से बाहर था ये जो एक चीज थी एनसीईआरटी के बाहर, लेकिन ये नीट के प्रीवियस ईयर के पेपरों में आई हुई है। हाँ, मतलब आप प्रीवियस ईयर भी साथ साथ करते हैं, हाँ, है ना? हाँ, नीट के प्रीवियस ईयर तो सर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो थोड़ा ऐसे कि अभी तो बात कर लिए, अब इसे कि पैटर्न जैसे चेंज हो गया, थोड़ा सेक्शन भी डाल दिया, और उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि उसमें थोड़ा रीडिंग के लिए भी जाता है टाइम, पहले 1 मिनट हो रहा था पर क्वेश्चन, अभी तो जैसे कि देखें तो पढ़ना पड़ेगा उस क्वेश्चन को, अगर पढ़ के छोड़ते तो टाइम तो जाता है ना, तो अभी इसको कैसे टेस्ट अभी तो लिखेगा, आई थिंक वो टेस्ट देने से आ जाएगा। हाँ, टेस्ट देने से आ जाएगा। अभी टाइम कम मिला स्टूडेंट को शायद, है ना, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हुआ ना। हाँ, मतलब कुछ ही महीने पहले अभी तो जस्ट बताया था कि पैटर्न चेंज हो रहा है। केमिस्ट्री और बायो में देख के क्या लगता है जो पिछले के पेपर के रिस्पेक्ट में टफनेस कैसा था सर? इस बार मुझे बायो में तो ऐसा लगा कि जैसे पिछली बार जो मैंने पेपर दिया था 2020 का, उसमें तो अगर एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो रहे थे, बहुत डायरेक्ट भी थे कुछ तो मैंने ऐसे लाइन पढ़ा, अच्छा वो ऑप्शन क्लिक हुआ तो मार रहे थे ऑप्शन। लेकिन फिर इस बार क्या था ना कि हल्का सा उन्होंने पढ़ाया है क्वेश्चन, हेलो भाई पढ़ो तुम, लेवल बढ़ा दिया, लेवल बढ़ा दिया, लेंथी कर दिया, कहने मतलब आपको कम टाइम में सॉल्व करना है। बहुत स्टूडेंट को क्या था कि आ रहा था क्वेश्चन करने, तो आ रहा था, टाइम ही नहीं था। हाँ, टाइम नहीं था उसको। सर ये टाइम का एक ये भी है, मतलब अगर आप ऑनलाइन पेपर भी अटेम्प्ट करो ना कभी भी, हाँ, तो हमेशा एक OMR भी साथ में लेके बैठना चाहिए, मतलब क्योंकि मतलब क्या होता है कि OMR में करो। हाँ, ऑनलाइन मतलब क्या होता है कि जो ऑनलाइन पेपर्स होते हैं उसमें आपको ऐसा तो लग रहा होता है कि हाँ चलो ठीक है हमने इसमें ऑप्शन क्लिक कर दिया, सबमिट, लेकिन OMR भरने में हमेशा एटलीस्ट मतलब मैं मिनिमम टाइम 15 मिनट तो लगते हैं, 10-15 मिनट ठीक है, वो आपकी स्पीड पे डिपेंड है, मुझे 15 मिनट लगते थे। तो वो जो 15 मिनट ही है ना, वही बहुत कुछ डिसाइड कर जाते हैं। आपने OMR ही नहीं भरी है, आपके पास OMR भरने का ठीक से टाइम नहीं है, तो वो तो ऑनलाइन मान लो दे रहा है तो OMR भरेगा, पहले पूरा OMR भर लेगा, फिर जाके टिक आउट करेगा। फिर मतलब सर देखो जो भी मतलब वो तो सर अब मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि मैंने अगर ऑनलाइन सबमिट भी कर दिया ऐसे भी, तो उसमें अगर कुछ नंबर मेरे कम भी रह गए, मुझे तो ये देखना था ना कि OMR में कितने बन रहे हैं, फाइनली तो OMR ही काउंट होगी। तो जब रिजल्ट आता था तो मैं उससे जो आंसर की आती थी ना, मैं उससे मिला लेती थी कि अच्छा ओके, मतलब ये वाला आंसर मैं इसमें मार्क नहीं कर पाई, OMR में क्योंकि मार्क किया था तो देख लेती हूँ कि सही था क्या नहीं। तो मतलब बेसिकली मैं OMR से फाइनली जज करती हूँ, होगा तो एंड में वही OMR ही काम आएगा। तो उसमें भी करती थी, OMR में भी करती थी, यही ना? हाँ, वो सही है। अभी ऑनलाइन का भी तो दिक्कत हो रहा है स्टूडेंट को, टाइम प्रेशर अपने आप पे थोड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है डबल काम पड़ गया, ऑनलाइन पे टिक करें इसमें भी, लेकिन फिर आपको यही तो चैलेंज है ना नीट में कि 3 घंटे हैं 100, और अब तो जैसा सेक्शन बी भी डाल दिया है तो क्वेश्चंस एक्स्ट्रा रीड भी करने हैं, तो अपने आप को जितना हो सके उतना फास्ट बनाना। स्टार्टिंग का ही क्वेश्चन करो, ट्राई करो कि स्टार्टिंग का ही क्वेश्चन हो जाए ना, ये हो सकता है ना, जैसे कि आप 45 क्वेश्चन करते हो स्टार्टिंग से ही देख लो, नहीं होता है फिर आप उसको ऑप्शन में करो, है ना। ऑप्शन को भी रीड मत करो, आप केमिस्ट्री का कर लो जैसे आप पहले करते थे, फिर जो नहीं हुआ एक्स्ट्रा आप उससे सेक्शन बी में उसको बाद में रीड करके कर लेना, ये हो सकता है थोड़ा ना। वो तो प्रैक्टिस करेगा तो जैसे जिसको अपना कन्वीनियंट होगा उसके अकॉर्डिंग करेगा। हाँ वो सही है। अच्छा अभी तुमको अभी कॉलेज में गई है ना, भाई ड्रास्टिकली चेंज हुआ, क्या क्या चेंज हो गया तुम्हारे मतलब लाइफ स्टाइल में? सर पहले तो मतलब जैसे मैं अपना फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस बताऊं तो 2 फरवरी को थी हमारी मतलब हमारा जो पहला हमारा ऑफलाइन हो गया था, मतलब जैसे बहुत सारे कॉलेजेस का ऑफलाइन हुआ नहीं था, हमारा शुरू के 1-1.5 महीने ऑफलाइन था। तो 2 फरवरी को
तो जब वो देखा तो मतलब ऐसा होता है ना कि आप मेडिकल कॉलेजेस कई बार मैं गई इंटर्नशिप वगैरह में भी 11th-12th में बायो थी तो कई बार ऐसे इंटर्नशिप के लिए लेके जाते थे लेकिन जब ये फील होता है कि अब आप भी इस कॉलेज के जो 100 बैच है उनमें से एक आप भी हो मतलब इतने सालों की मतलब वो जब गेट देखते हो ना आप अपने कॉलेज के पहले दिन पे तो बहुत अच्छा लगता है कि मतलब अब ये आपका कॉलेज है अगले 5 साल तक मतलब कहीं नहीं गया ये आपके हाथ से। ये तो अब यहाँ पे अपना रहना है। हाँ अब यहाँ पे रहना है अब हो गया मतलब हो गया इतना स्ट्रगल करना था। हाँ फिनिश। अभी तो कितना दिन ऑफलाइन गई वहाँ? सर मतलब हमारा 2 फरवरी को हुआ था ना फिर करीब मैं 27-28 मार्च तक गई होंगी। कितना? अच्छा 1.5-2 महीने। हाँ करीब अभी ऑनलाइन हो रहा है। बहुत सारा दोस्त बन गया होगा अभी सब ठीक है। पहले से 1 साल में पूरा कोई दोस्ती थोड़ा सा दोस्ती आने को थोड़ा सा फिर अचानक सब कुछ ठीक हो गया। जैसे क्या की बेसिकली वहाँ पे जो सर कॉलेज में शुरू मतलब हम जनरली ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी एक होता है लेकिन हमारे बैच के लिए काट दिया था थोड़ा वो क्योंकि हमने शुरू ही लेट किया है फरवरी में तो हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था तो वर्तमान सबका हो गया था शायद पहले। हाँ शायद तो एक हफ्ते तक ही चला हमारा ओरिएंटेशन तो फिर उसके बाद बाकी 1 हफ्ते के बाद ही तुरंत से पढ़ाई स्टार्ट हो गई थी तो ठीक है इतना इंटरेक्शन का टाइम ज्यादा नहीं मिला उस 1 हफ्ते में भी मतलब 1 हफ्ते में कितना ही हो गया लेकिन फिर उसके बाद जब पढ़ते ऐसे साथ में कई ग्रुप्स तो ऐसे रोल नंबर वाइज भी बन गए जैसे एक ही टेबल पे काम करें लैब में फिजियोलॉजी लैब में बायोकेमिस्ट्री लैब में एक ही टेबल पे सब हैं तो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर वगैरह कर रहे हैं कुछ कभी भी हाँ एक दूसरे को पढ़ा दिया ये बहुत होता है मेडिकल कॉलेजेस में जैसे अगर आप इंजीनियरिंग में भी होता है। मैं भी इंजीनियरिंग में था तो पूरा रात में भरा पड़ा रहता था लोग पढ़ने के लिए कि भाई बता दो पढ़े तो मतलब पढ़ना ही क्या होता है। अभी से तुमने एग्जाम दी ना अभी तुम्हारा एग्जाम हो गया ना अभी। हाँ तो अभी तुम बताना किस तरह का सीरियसनेस था मतलब विद रिस्पेक्ट टू जो तुम अभी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रही थी उसके रिस्पेक्ट में कैसा सीरियसनेस था? मतलब बिल्कुल ऐसा था कि जैसे बहुत सारे बच्चे तो अरे यार क्या है मतलब फिर से वाइवा जो एग्जाम तुम लिखी ना उसका क्या था तुमको कैसा लगा एग्जाम मतलब ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है मतलब 10 से 12 घंटा उसी तरह से पढ़ने का मतलब टाइट शेड्यूल या फिर एक सिंपल पढ़ करके आराम से वो सिंपल पढ़ के कि बस मैं तो तब पढ़ा कि हाँ इज्जत बच जाए बस टीचरों के साथ हो जाएगा कुछ तो बोल ही स्टार्टिंग में बस वो प्रेशर एक बनता है कि बहुत सारा पूछेगा मुझे पैक नहीं ये वो काफी होता है प्रेशर लेकिन वो देने के बाद लगता है कि ठीक इट्स ओके अब एंजॉय कर सकते हैं मतलब है ना। तो अभी जैसे कि इस लेवल पे तुम अभी हो है ना तो इस लेवल पे तुम अभी सोसाइटी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्या क्या कर सकती हो? सर हमें मतलब कुछ चीजें फर्स्ट ईयर में भी ऐसे कुछ चीजें सिखा दी हैं फिजियोलॉजी में क्लिनिकल एग्जामिनेशन तो उसमें क्या होता है कई बार ना मतलब सामने वाले को बॉडी बहुत कुछ साइंस थ्योरी होती है जो कि सामने वाले को समझ नहीं आता मतलब कुछ लोग इतने अवेयर नहीं होते तो हम उनको अवेयर करवा सकते हैं जैसे हमें सिखाया है अनीमिया वगैरह देखने का कि ऐसे मतलब आप इस तरीके से लोअर आईलिड नीचे करके ये कंजक्टिवा का देख सकते हो अगर मतलब पिंक कलरेशन है तो आपकी बॉडी में फिर सही है हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत ज्यादा पेल हो रखा है तो मतलब आप तो मतलब अनीमिया का लेवल उससे देख सकते हो फिर ये आंखों का पीलापन जॉन्डिस का सबसे मतलब एक जो बहुत बड़ा वो है इंडिकेटर वो होता है कि आंखें पीली हो जाती हैं तो जैसे बहुत सारे लोग वो चीजें देख नहीं पाते हैं कि नीला ये नाखून इस तरीके से बाहर निकल जाता है क्लबिंग कहते हैं उसको तो किसी तरीके की किडनी डिसऑर्डर्स दिखाते हैं वो तो इस तरीके से मतलब ये होते हैं जो कुछ हल्की हल्की चीजें जो रिमोट एरिया में जाकर रिमोट एरियाज में जाकर के लोगों को अवेयर करा सकते हैं सेंटर छोटा सा ये करके सेटअप करके आप वहाँ पे जो लोग हैं उसको चेकअप कर सकते हो है ना वीक में अगर या आगे भी कर सकते हो आप मतलब आगे कर सकते हैं करना चाहिए लोग वहाँ जागरूक नहीं है ना ये लोग मतलब आयरन किस क्या सोर्स है वो भी नहीं पता अगर जैसे रूरल एरियाज वगैरह में भी जो विमेन होते हैं उनमें अनीमिया के केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता अर्ली स्टेजेस पे तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें जिनसे हम अवेयर करा सकते हैं कि मतलब इस तरीके से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनको और चीजों के बारे में अवेयर करवाना तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो मुझे लगता है कि हम लोग इस लेवल पे भी बैठ के आप कर सकते हैं उनकी है ना उन्हें समझा देना ठीक है।
चलो बहुत अच्छा लगा, ऑल द बेस्ट है तुम्हारे भविष्य, अच्छी भविष्य के लिए। ठीक है, थैंक यू।